फिल्म की शुरुआत साल 1964 से होती है। न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में इन्वेंटर्स कंपटीशन चल रहा होता है, जहां एक छोटा सा लड़का फ्रैंक अपने सपनों के साथ वहां पहुंचता है। उसके कंधे पर एक बड़ा और भारी बैग टंगा होता है। फ्रैंक बेहद आशावादी, बुद्धिमान और खुशमिजाज स्वभाव का लड़का है। वह वहां मशहूर इन्वेंटर और जूरी मेंबर निक्स के सामने अपना खुद से बनाया हुआ जेट पैक पेश करता है। बड़े आत्मविश्वास के साथ वह समझाता है कि उसने इस जेट पैक को कैसे तैयार किया और यह इंसानों को उड़ने का मौका दे सकता है। लेकिन निक्स को उसका आविष्कार खास प्रभावित नहीं करता। जेट पैक देखने में तो शानदार था, पर तकनीकी रूप से अभी अधूरा था। तभी वहाँ एथीना नाम की एक रहस्यमयी लड़की आती है। उसे फ्रैंक का जेट पैक और उसका जज्बा दोनों पसंद आते हैं। बाहर जब फ्रैंक जेट पैक को उड़ाकर दिखाता है तो वह कुछ देर हवा में तो उठता है, लेकिन तुरंत ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है। उसमें अभी भी कई खामियां थीं। इसी वजह से निक्स उसे कंपटीशन से रिजेक्ट कर देता है और बाहर जाने को कहता है। यह फ्रैंक के लिए दूसरा बड़ा झटका था, क्योंकि इससे पहले उसके पिता भी उसके जेट पैक को बेकार बता चुके थे और उसे समय बर्बाद न करने की सलाह दे चुके थे। फिर भी फ्रैंक ने हार नहीं मानी थी, लेकिन इस रिजेक्शन के बाद वह पूरी तरह निराश होकर बैठ जाता है। तभी एथीना उसके पास आती है और चुपके से उसके हाथ में एक खास पिन थमा देती है। वह उसे इशारे से निक्स का पीछा करने के लिए कहती है। जब फ्रैंक उससे पूछता है कि वह आखिर है कौन, तो वह मुस्कुराकर बस इतना कहती है, मैं भविष्य हूँ। फ्रैंक छिपते छिपाते उनका पीछा करता है। निक्स और एथीना कुछ लोगों के साथ एक बोट में बैठ जाते हैं। फ्रैंक भी चोरी छिपे दूसरी बोट में चढ़ जाता है। जब बोट एक अंधेरी सुरंग में पहुंचती है, तभी उसके हाथ में पकड़ा पिन एक लेजर से स्कैन होता है और अचानक वह एक गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते की ओर भेज दिया जाता है। आखिरकार बोट एक लिफ्ट के सामने रुकती है। फ्रैंक लिफ्ट में घुस जाता है। दरवाजे बंद होते ही एक चेतावनी गूंजती है, सुरक्षा के लिए तुरंत हेलमेट पहने। लेकिन छोटे कद की वजह से फ्रैंक हेलमेट तक पहुंच ही नहीं पाता। डर के मारे वह कोने से चिपक जाता है। लिफ्ट अचानक तेज रफ्तार से ऊपर बढ़ती है और फ्रैंक को महसूस होता है जैसे उसका शरीर दो हिस्सों में बंट रहा हो। अगले ही पल वह खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाता है। जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है, मानो बादलों के ऊपर बसाया गया कोई स्वप्निल शहर। वह देखता है कि एथीना एक एडवांस्ड फ्लाइंग व्हीकल में बैठकर आगे बढ़ रही है। तभी कई ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन रोबोट वहां आते हैं, जो कुछ ही मिनटों में नई इमारतें खड़ी कर देते हैं। इस अफरा तफरी में फ्रैंक फिसल जाता है। तभी एक छोटा रोबोट उसका जेट पैक लेकर उसकी सारी तकनीकी कमियां दूर कर देता है और उसे पूरी तरह अपग्रेड कर देता है। अचानक दो टेक्नीशियन वहां आ जाते हैं। घबराहट में फ्रैंक का पैर फंस जाता है और वह फिर से नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए वह किसी तरह अपने जेट पैक तक पहुंच जाता है और जमीन से टकराने से ठीक पहले उसे चालू कर देता है। अब वह तूफान की रफ्तार से आसमान में उड़ रहा होता है। बादलों के पार उसे एक अद्भुत नगरी दिखाई देती है। चमचमाती इमारतें, उड़ती गाड़ियां और तकनीक से भरी दुनिया। यही है टुमारोलैंड, भविष्य की नगरी। वह वहां उतरता है और निक्स के सामने लैंड करता है, लेकिन निक्स अभी भी पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ है। इसके बाद एथीना उसका हाथ पकड़कर उसे टुमारोलैंड की सैर कराती है। कहानी फिर साल 2015 में पहुंचती है। अब हमें कैसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वह भी फ्रैंक की तरह ही बेहद आशावादी और बुद्धिमान है। कम उम्र में ही उसने हमारी गैलेक्सी के कई सितारों के नाम याद कर लिए थे। कैसी के पिता नासा में इंजीनियर थे, लेकिन जिस विभाग में वे काम करते थे उसे बंद किया जा रहा था। बिल्डिंग तोड़ने का काम भी शुरू हो चुका था। जिस दिन वह बिल्डिंग पूरी तरह गिर जाती, उसी दिन उनके पिता की नौकरी भी खत्म हो जाती। अपने पिता की नौकरी बचाने के लिए कैसी हर रात चुपके से उस साइट पर जाती और मशीनों को खराब कर देती, ताकि बिल्डिंग का काम एक दिन और टल जाए। इस तरह वह रोज अपने पिता की नौकरी को एक दिन और बढ़ा देती। हालांकि उसके पिता को उसकी इन हरकतों की कोई खबर नहीं थी। कैसी की इन हरकतों पर कोई बड़ी दिलचस्पी के साथ नजर रख रहा था, और वह थी वही रहस्यमयी लड़की एथीना, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एथीना चुपके से कैसी के पास आती है और उसके हेलमेट से एक बाल निकाल लेती है। फिर वह उस खास पिन को कैसी के डीएनए के साथ सिंक्रोनाइज कर देती है। ये बिल्कुल वैसा ही पिन था जैसा उसने सालों पहले फ्रैंक को दिया था। अगली रात कैसी फिर से नासा की साइट पर मशीनों को नुकसान पहुंचाने पहुंचती है, लेकिन इस बार सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी थी। एक सिक्योरिटी गार्ड उसके ड्रोन को पकड़ लेता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। कैसी रंगे हाथों गिरफ्तार कर ली जाती है। हालांकि कुछ समय बाद उसकी जमानत हो जाती है। जब वह पुलिस स्टेशन से अपना सामान वापस ले रही होती है, तभी उसे अपने बैग में वही रहस्यमयी पिन दिखाई देता है। वह हैरानी से उसे छूती है और अचानक उसके चारों ओर की दुनिया बदल जाती है। वह खुद को एक विशाल गेहूं के खेत में खड़ी पाती है। दूर तक सुनहरे खेत लहरा रहे होते हैं और क्षितिज पर एक अद्भुत चमचमाता शहर दिखाई देता है। डर और हैरानी से उसकी चीख निकल जाती है। घबराकर वह पिन छोड़ देती है और पल भर में सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह दोबारा पिन उठाती है और फिर से उसी खेत में पहुंच जाती है। इस बार वह उस दूर दिखाई दे रहे शहर की ओर बढ़ने लगी है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसका सिर अचानक किसी कठोर चीज से टकराता है। दरअसल वह अभी भी असल दुनिया में ही थी और सामने दीवार खड़ी थी। पिन हाथ से गिरते ही वह फिर हकीकत में लौट आती है। अब वह समझ जाती है कि यह पिन कोई साधारण चीज नहीं है। वह उसे सीधे हाथ से
उसे छुए बिना एक कागज की मदद से उठाती है। तभी उसके पिता उसे लेने आ जाते हैं। वे पहले से ही काफी गुस्से में थे। घर जाते समय कैसी अपने पिता को उस पिन के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके पिता उसे छूते हैं तो उन्हें कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता। उनके लिए सब कुछ सामान्य ही रहता है। लेकिन जैसे ही कैसी उसे छूती है वह फिर उसी खेत में पहुंच जाती है। उसके पिता को लगता है कि शायद कैसी किसी गलत संगत या नशे में पड़ गई है। गुस्से में आकर वे उससे पिन छीन लेते हैं। उस रात कैसी चुपके से अपने पिता के कमरे में जाती है और वह पिन वापस ले आती है। फिर अपनी साइकिल लेकर सड़क पर निकल पड़ती है। वह पिन को छूकर उस भविष्य के शहर की दिशा का अंदाजा लगाती है और उसी दिशा में साइकिल चलाने लगती है। खुले मैदान में पहुंचकर वह फिर से पिन को छूती है। इस बार वह खुद को सीधे उस शहर के बीचों बीच खड़ी पाती है। शहर की पहली झलक देकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। वह जगह विज्ञान और तकनीक का अद्भुत नमूना थी। उड़ती गाड़ियां, चमचमाती इमारतें और अनोखी मशीनें हर ओर दिखाई दे रही थीं। घूमते घूमते वह एक टेस्ला स्टेशन जैसी जगह पर पहुंचती है। वहां एक ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी एक महिला उसे अंदर आने का इशारा करती है, लेकिन जब कैसी उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह कोई जवाब नहीं देती, मानो वह सिर्फ एक परछाई हो। उसी दौरान पिन से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। दरअसल उस पिन के पीछे एक टाइमर लगा होता है जो यह दिखाता है कि उस दुनिया को देखने के लिए अब केवल 2 मिनट ही बचे हैं। समय तेजी से घटता रहता है। कुछ देर बाद जब वह ट्रेन रुकती है तो कैसी एक स्पेस सूट पहनी एस्ट्रोनॉट लड़की के पीछे पीछे चल पड़ती है। वह लड़की मुस्कुराते हुए कैसी को अपने साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर चलने का इशारा करती है। उस पल कैसी को ऐसा महसूस होता है मानो उसके सामने अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हों। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचने वाली होती है, पिन का टाइमर खत्म हो जाता है। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और कैसी खुद को असल दुनिया में एक गंदे नाले में गिरा हुआ पाती है। सपना टूट चुका था। घर पहुंचते ही वह तुरंत इंटरनेट पर उस रहस्यमयी पिन के बारे में खोजबीन शुरू कर देती है। घंटों की मेहनत और कई बेकार लिंक खंगालने के बाद आखिरकार उसे एक पुरानी सी दुकान की वेबसाइट मिलती है जहां कभी ऐसे पिन बेचे जाते थे। वह तय कर लेती है कि उसे उस दुकान तक जाना ही होगा। अपने भाई से वह कहती है कि पिताजी से बोल दे कि वह कैंपिंग पर गई है। अगले दिन वह उस दुकान की ओर निकल पड़ती है। उसके जाने के कुछ समय बाद एथीना उसके घर पहुंचती है और उसके भाई से कैसी के बारे में पूछती है। पहले तो उसका भाई कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब एथीना उसे भरोसा दिलाती है कि वह कैसी की मदद करने आई है तो वह अंततः उस दुकान का पता बता देता है जहां कैसी गई थी। उधर कैसी उस अजीब सी पुरानी दुकान में पहुंच जाती है। अंदर का माहौल काफी रहस्यमयी था। वह पिन निकालकर दुकान के मालिकों को दिखाती है। वे उसे गौर से देखते हैं और गंभीर आवाज में पूछते हैं, यह तुम्हें किसने दिया? कैसी उनसे कहती है कि पहले वे उसे इस पिन के बारे में पूरी सच्चाई बताएं। तब दुकान का मालिक उससे कहता है, जरा सोचो क्या होगा अगर इस दुनिया के सारे जीनियस, वैज्ञानिक, कलाकार और आविष्कारक एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं और मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने की ठान लें। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एक ऐसी गुप्त जगह चाहिए होगी जहां वे राजनीति, लालच और विनाश से दूर रहकर काम कर सकें। वह आगे बताता है, ऐसी ही जगह है टुमारोलैंड। वहां दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग मिलकर ऐसे आविष्कार करते हैं जिन्हें आम इंसान सिर्फ सपनों में ही सोच सकता है। वे खुद को प्लस अल्ट्रा कहते हैं। वह यह भी बताता है कि किसी को नहीं पता टुमारोलैंड असल में कहां है। बाहरी लोग उसे केवल इस पिन की मदद से ही देख सकते हैं। कुछ साल पहले यह अफवाह फैली थी कि टुमारोलैंड को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन फिर अचानक वह योजना रद्द कर दी गई। क्यों रद्द हुई यह कोई नहीं जानता। इसके बाद वे फिर से कैसी से वही सवाल पूछते हैं, यह पिन तुम्हें किसने दिया? कैसी जवाब देती है कि उसे यह पिन किसी ने सीधे तौर पर नहीं दिया। वह पूरी कहानी बता देती है कि उसे यह पिन कैसे मिला, लेकिन दुकान के मालिकों को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। अचानक उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। एकदम से वे लोग आक्रामक हो जाते हैं और कैसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कैसी भागकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे ढूंढ ही लेते हैं और तभी वे अपनी अजीब सी फ्यूचरिस्टिक गन से उस पर प्लाज्मा रेज छोड़ते हैं। तभी अचानक एथीना वहां पहुंचती है और एक अजीब सा टाइम बम फेंक देती है। ये कोई साधारण बम नहीं था। इसके फटते ही आसपास का समय कुछ पलों के लिए रुक जाता है। सब कुछ स्थिर हो जाता है, मानो दुनिया थम गई हो। एथीना तुरंत कैसी से कहती है कि उसे अभी भागना होगा क्योंकि इस बम का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही समय दोबारा चलने लगता है, एथीना और उन दोनों शॉप मालिकों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। वह घमासान युद्ध किसी साइंस फिक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। आखिरकार एथीना दोनों को बुरी तरह तहस नहस कर देती है। तभी खुलासा होता है कि वे दोनों असल में इंसान नहीं बल्कि रोबोट थे। कुछ ही सेकंड्स में वे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चले जाते हैं और जोरदार धमाके के साथ फट पड़ते हैं। कैसी और एथीना किसी तरह बाल बाल बच जाती हैं। वे दोनों जल्दी से एक चोरी की हुई कार लेकर शहर से निकल जाती हैं। उधर दुकान में हुए विस्फोट की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन तभी कुछ और रोबोट वहां आ जाते हैं। वे न सिर्फ पुलिस को भ्रमित करते हैं बल्कि टुमारोलैंड से जुड़े सारे सबूत भी मिटा देते हैं, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। कार में सफर करते हुए कैसी को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। एथीना
एथीना खुद एक रोबोट है। उसका काम है टुमारोलैंड के लिए योग्य और आशावादी लोगों को ढूंढना। वही थी जिसने कैसी को वह पिन दिया था। एथीना बताती है कि टुमारोलैंड कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, लेकिन अब वह धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर है। उसे बचाने के लिए कैसी की जरूरत है। कैसी पूछती है कि आखिर टुमारोलैंड के पतन की वजह क्या है। एथीना जवाब देती है कि वहां के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा बना दिया था जिसे कभी बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इससे ज्यादा वह कुछ बताने से इनकार कर देती है। फिर कैसी पूछती है कि वे अब कहां जा रहे हैं। एथीना बताती है कि वे एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जो उन्हें टुमारोलैंड तक पहुंचा सकता है और उसका नाम है फ्रैंक वॉकर। सफर के दौरान थकान की वजह से कैसी की आंख लग जाती है। जब वह जागती है तो खुद को सड़क किनारे पाती है। एथीना कार लेकर वहां से जा चुकी होती है। कैसी समझ जाती है कि उसे फ्रैंक के घर के बाहर छोड़ दिया गया है। घर के बाहर उसका सामना एक खतरनाक दिखने वाले कुत्ते से होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे समझ आता है कि वह सिर्फ एक होलोग्राम है। वह दरवाजे पर लगे कैमरे के सामने पिन दिखाती है और अंदर आने की मांग करती है। जवाब में दरवाजे से एक तेज धमाका होता है और कैसी पीछे की ओर उछल जाती है। दरवाजा खुलता है और बाहर आता है एक अधेड़ उम्र का आदमी, वही फ्रैंक वॉकर। अब वह बूढ़ा हो चुका था। जो फ्रैंक कभी बचपन में उम्मीदों से भरा और खुशमिजाज था, उसकी आंखों में अब सिर्फ निराशा झलकती है। वह बिना कुछ पूछे कैसी से कहता है कि यहाँ से तुरंत चली जाए। वह बताता है कि पिन को छूकर जो भी उसने देखा वह असल टुमारोलैंड नहीं था, बल्कि एक तरह का विज्ञापन था जिसे कई साल पहले रिकॉर्ड किया गया था, जब टुमारोलैंड को आम लोगों के लिए खोलने की योजना थी। लेकिन वह योजना कभी पूरी नहीं हो सकी। जब कैसी एथीना का नाम लेती है तो फ्रैंक और ज्यादा चिढ़ जाता है। वह उसे वहां से जाने के लिए कहकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन कैसी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह दरवाजे के सामने बैठी रहती है। उसे घर के पीछे से कई अजीब सिग्नल और तरंगें निकलती दिखती हैं। जब वह उनका पीछा करती है तो देखती है कि घर की एक तरफ कई एंटीना लगे हुए हैं। पास ही एक ट्रैक्टर खड़ा था। उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह ट्रैक्टर में आग लगा देती है। जैसे ही फ्रैंक आग बुझाने बाहर आता है, कैसी मौके का फायदा उठाकर घर के अंदर घुस जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। अंदर उसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलता है जिसमें फ्रैंक के बचपन की झलक दिखाई देती है। वह एथीना को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। उस समय उसे यह नहीं पता था कि एथीना एक रोबोट है। तभी उसे एक कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। वह अंदर जाती है और देखती है कि दीवारों पर कई टीवी स्क्रीन लगी हुई हैं। उन स्क्रीन पर दुनिया भर की समस्याएं चल रही हैं। बढ़ती आबादी, युद्ध, परमाणु विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएं। वहीं एक बड़ा टाइमर भी लगा है जिसमें 29 दिनों की उलटी गिनती चल रही है। इसी दौरान फ्रैंक किसी दूसरे रास्ते से घर में वापस आ जाता है। कैसी उससे उन स्क्रीन और उस टाइमर के बारे में सवाल करती है। साथ ही वह यह भी पूछती है कि उसने टुमारोलैंड को छोड़कर यहाँ क्यों रहना चुना। पहले तो फ्रैंक कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब कैसी बार बार जिद करती है तो आखिरकार वह सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रैंक आखिरकार सच बताता है। उसने टुमारोलैंड को छोड़ा नहीं था, बल्कि उसे वहां से निकाल दिया गया था। दरअसल उसने वहां एक ऐसी मशीन बनाई थी जो किसी भी व्यक्ति या पूरी दुनिया के भूत और भविष्य का लगभग 100% सटीक अनुमान लगा सकती थी। उस मशीन को मॉनिटर कहा जाता था। मॉनिटर ने गणना करके बताया था कि ठीक 60 दिनों बाद दुनिया पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ये भविष्यवाणी इतनी सटीक और स्पष्ट थी कि फ्रैंक समेत बाकी वैज्ञानिकों का हौसला टूट गया। उन्होंने मान लिया कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता। धीरे धीरे उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने का सपना ही छोड़ दिया। लेकिन कैसी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वह कहती है, हम एक मशीन की भविष्यवाणी पर कैसे हार मान सकते हैं। इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। जैसे ही वह यह कहती है, स्क्रीन पर चल रही संभावना 100% से कुछ प्रतिशत कम हो जाती है। तबाही की तस्वीर हटकर उसकी जगह साफ आसमान की झलक दिखाई देने लगती है। असल में मॉनिटर किसी भी भविष्यवाणी के लिए पहले संबंधित सारी जानकारी और डेटा इकट्ठा करता था, फिर उसी आधार पर परिणाम निकालता था। चूंकि उसे यह पता था कि दुनिया को बचाने वाले वैज्ञानिक खुद ही हार मान चुके हैं, इसलिए उसने विनाश की संभावना 100% बताई थी। लेकिन कैसी के आशावादी विचारों ने उस गणना को बदल दिया। संभावना घटने लगी थी। यह देखकर फ्रैंक चौंक जाता है। तभी वह बाहर देखता है। कुछ खतरनाक रोबोट उसके घर के सामने खड़े हैं। वे धमकी देते हैं कि अगर उसने कैसी को उनके हवाले नहीं किया तो वे सबको मार देंगे। लेकिन फ्रैंक ऐसी स्थिति के लिए पहले से तैयार था। उसने पूरे घर में कई घातक ट्रैप्स लगा रखे थे। जैसे ही रोबोट अंदर घुसते हैं, वे एक एक कर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक और कैसी बाथरूम में बने एक गुप्त एग्जिट से बाहर निकलते हैं। वे सीधे एक तालाब में गिरते हैं और अगले ही पल पूरा घर जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। कुछ ही देर में एथीना वहां पहुंचती है। करीब 30 साल बाद फ्रैंक और एथीना आमने सामने खड़े थे, लेकिन यह मुलाकात खुशी भरी नहीं थी। बचपन में फ्रैंक एथीना से प्यार करने लगा था। जब उसे पता चला कि एथीना एक रोबोट है तो उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। इसके बावजूद तीनों आगे बढ़ते हैं और एक पुराने ट्रेलर तक पहुंचते हैं। वहां फ्रैंक की बनाई हुई टेलीपोर्टेशन मशीन रखी थी। यहीं से वे उस स्थान पर जाने वाले थे जहां से टुमारोलैंड का असली रास्ता खुलता था। वे मशीन में बैठते हैं और कुछ ही सेकंड
में अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, कैसी हैरान रह जाती है। वे किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि आईफिल टावर के अंदर खड़े थे। एक गार्ड को बेहोश करने के बाद वे एक गुप्त कमरे में पहुंचते हैं। वहां दुनिया के महान आविष्कारकों निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, जूल्स वर्न और गुस्ताव आइफल की मूर्तियां रखी थीं। फ्रैंक बताता है कि इन्हीं महान लोगों ने प्लस अल्ट्रा संगठन की स्थापना की थी। यही टुमारोलैंड के असली संस्थापक थे। वह आगे समझाता है कि एफिल टावर सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक विशाल एंटीना है। गुस्ताव एफिल ने इसे टेस्ला के कहने पर इस तरह डिजाइन किया था। टेस्ला विभिन्न फ्रीक्वेंसी की जांच कर रहे थे, यहाँ तक कि दूसरे डायमेंशंस की भी। इसी खोज के दौरान उन्होंने एक दूसरी डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी पकड़ी और उसी डायमेंशन में टुमारोलैंड का निर्माण किया गया। एफिल टावर के अंदर एक गुप्त मार्ग बनाया गया था जो सीधे टुमारोलैंड तक जाता था। फ्रैंक एक एडिसन ट्यूब निकालता है और उसे एक ग्रामोफोन जैसे उपकरण में फिट करता है। जैसे ही वह मशीन चालू करता है, टावर की सतह से एक छिपा हुआ रॉकेट बाहर निकल आता है। तीनों उसमें सवार हो जाते हैं। रॉकेट पहले अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है, फिर अचानक पृथ्वी की तरफ तेजी से लौटता है और एक चमकदार ऊर्जा लहर के साथ इस डायमेंशन को चीरते हुए टुमारोलैंड की डायमेंशन में प्रवेश कर जाता है। आखिरकार वे टुमारोलैंड पहुंच जाते हैं। कैसी पहली बार उस दुनिया में कदम रखती है, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था वह उसकी कल्पना से बिल्कुल उल्टा था। जहां कभी उम्मीद और आविष्कारों की चमक थी, वहां अब सन्नाटा, वीरानी और निराशा पसरी हुई थी। इतने सालों में टुमारोलैंड पूरी तरह बदल चुका था। तभी फ्रैंक और कैसी देखते हैं कि टुमारोलैंड का सुरक्षा बेड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा है। उनके साथ आता है निक्स, जो अब इस शहर का गवर्नर बन चुका है। फ्रैंक अपने साथ एक शक्तिशाली बम लाया था जिसे वो छुपाकर सुरक्षा के लिए लेकर आया था। निक्स उनका स्वागत करता है और उन्हें एक विशाल मॉनिटर के अंदर ले जाता है। ऐसा मॉनिटर जो भूत और भविष्य की घटनाएं दिखा सकता था। मॉनिटर पर कैसी एक डरावना भविष्य देखती है। हर तरफ तबाही, अराजकता और लाचारी। दुनिया खत्म होने के कगार पर खड़ी थी, लेकिन चूंकि टुमारोलैंड दूसरे डायमेंशन में था, इसलिए वो इस विनाश से सुरक्षित था। कैसी निक्स से गुजारिश करती है कि पृथ्वी के लोगों को टुमारोलैंड में शरण दे दी जाए, लेकिन निक्स इनकार कर देता है। उसका मानना था कि इस तबाही के जिम्मेदार खुद पृथ्वीवासी ही हैं। कैसी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है, अगर भविष्य इतना बुरा है तो हमें उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही वो ये बात कहती है, कुछ क्षणों के लिए मॉनिटर पर तबाही की जगह एक सुंदर और उज्जवल भविष्य की झलक दिखाई देती है। फ्रैंक निक्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निक्स उसे बेहोश कर देता है। जब फ्रैंक होश में आता है तो एथेना बताती है कि शायद निक्स ने दुनिया की तबाही को स्वीकार कर लिया है, उसने उम्मीद छोड़ दी है। तभी कैसी के दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार आता है। क्या हो सकता है कि ये मॉनिटर सिर्फ भविष्य का अनुमान ही नहीं लगाता, बल्कि उस अनुमान को लोगों के दिमाग में ब्रॉडकास्ट भी करता हो, क्योंकि इसके सिग्नल इतने शक्तिशाली हैं कि इंसानी दिमाग भी उन्हें रेडियो की तरह पकड़ सकता है। यानी अगर मॉनिटर ये अनुमान लगाता है कि दुनिया की तबाही एटम बम से होगी और वही विचार वो लोगों के दिमाग में भेज देता है, तो लोग अनजाने में उसी दिशा में काम करने लगेंगे और इस तरह मॉनिटर खुद ही तबाही को सच बना रहा है। मतलब अगर मॉनिटर को बंद कर दिया जाए तो शायद ये विनाश टल सकता है। ये सच बताने के लिए तीनों निक्स के पास जाते हैं, लेकिन निक्स उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेजने की तैयारी कर चुका होता है। तीनों निक्स से मॉनिटर बंद करने की गुजारिश करते हैं, लेकिन निक्स साफ मना कर देता है। तभी उन्हें सच्चाई का पता चलता है। निक्स ही मॉनिटर के जरिए लोगों के दिमाग में तबाही के विचार भेज रहा था। निक्स बताता है, जब मॉनिटर ने दुनिया के विनाश की भविष्यवाणी की तो उसने सोचा अगर लोगों को ये भविष्य पहले ही दिखा दिया जाए तो शायद डर कर वो इसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोगों ने तबाही के विचारों को अपनाना शुरू कर दिया। उन पर फिल्में बनी, वीडियो गेम बने, लेकिन असली दुनिया को बचाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आखिरकार निक्स ने उम्मीद छोड़ दी। उसने इंसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया और ताकि टुमारोलैंड भी इंसानों की वजह से बर्बाद न हो जाए, उसने बाहरी लोगों के लिए इसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब वो तीनों को एक पोर्टल के जरिए उनकी दुनिया में वापस भेजना चाहता था, लेकिन तभी फ्रैंक उसका ध्यान भटकाता है और एथेना, जिसने एक बम छुपा कर रखा था, मॉनिटर उड़ाने की कोशिश करती है, पर उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। गुस्से में निक्स फ्रैंक पर गोली चला देता है और तभी एथेना फ्रैंक की जान बचाने के लिए वो गोली खुद पर ले लेती है। फ्रैंक उसे तुरंत रिपेयर सेंटर ले जाने लगता है, लेकिन एथेना उसे रोक देती है। गोली ने उसे इतना नुकसान पहुंचाया था कि अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। शट डाउन होने से पहले एथेना फ्रैंक को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। उसमें वो कहती है, बचपन का फ्रैंक उसे मन ही मन पसंद करने लगा था, लेकिन उसने ये सच्चाई उससे छुपाई कि वो एक रोबोट है और प्यार जैसी भावना महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि वो फ्रैंक का दिल तोड़कर उसकी काबिलियत और सपनों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसके बाद एथेना बताती है उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम शुरू होने वाला है और वो एक भीषण धमाके के साथ फट जाएगी। वो फ्रैंक से कहती है, मेरे शरीर का इस्तेमाल कर मॉनिटर को नष्ट कर दो। भारी मन से फ्रैंक उसे अपने जेट पैक की मदद से मॉनिटर तक ले जाता है। वहाँ छोड़ने से पहले एथेना उसे आखिरी बार अलविदा कहती है। फ्रैंक उसे छोड़ देता है और कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा मॉनिटर तबाह हो जाता है। मॉनिटर का एक हिस्सा निक्स पर गिरता है और उसकी वहीं मौत
मौत हो जाती है। इस घटना के बाद फ्रैंक और कैसी फैसला करते हैं वे हार नहीं मानेंगे, वे एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। कैसी अपने पिता को भी टुमारोलैंड ले आती है। वहीं फ्रैंक बड़ी मात्रा में उन खास पिन्स का उत्पादन शुरू करता है। फिर एथेना जैसे छोटे छोटे रोबोट्स को तैयार किया जाता है और उन्हें वो पिन देकर पूरी दुनिया में भेज दिया जाता है। लेकिन ये पिन हर किसी को नहीं मिलते, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो सच्चे हकदार हैं, जिनके अंदर उम्मीद है, जो सपने देखना जानते हैं और उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। और इसी उम्मीद के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है।